नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्र में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है रविकांत सिंह और ये सांख्यिकी चैप्टर का तीसरा पार्ट है, कक्षा 6 का सांख्यिकी चैप्टर 4। ठीक है, तो ये दंड आरेख के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दंड आरेख क्या होता है, बार डायग्राम जिसको बोलते हैं या बार ग्राफ दंड आलेख भी बोलते हैं। तो दंड आरेख क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दंड आरेख का मतलब होता है कि जब हम किसी आंकड़े को दंड आरेख द्वारा प्रस्तुत करते हैं। दंड का मतलब होता है बार, ठीक है, इसको बार डायग्राम के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूं बार डायग्राम्स क्या होते हैं और किसी डेटा को कैसे इसमें बनाते हैं, उसका क्या मतलब निकलता है। एक चित्र के द्वारा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी कि जब किसी डेटा को हम लोग बार्स के द्वारा एक डायग्राम के बनाते हैं तो वही होता है हमारा दंड आरेख। ठीक है, उदाहरण लेते हैं। यहां पर आपको एक टेबल दिख रहा होगा और इस टेबल में किस शिक्षार्थी ने कितने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं आउट ऑफ 600, यानी कि 600 में से किसने कितने अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो यहां पर तो ये लिखा हुआ है, लेकिन जब इसी को हम लोग बार्स की सहायता से देखेंगे तो वही होता है दंड आरेख। इसका दंड आरेख कैसे बनाते हैं पहले देखिए। एक साइड पर हम लोग संख्यात्मक मान रखते हैं। अब वो संख्यात्मक मान आपका ऐसे ऊर्ध्वाधर भी हो सकता है और क्षैतिज भी हो सकता है, यानी कि वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो आपको ये डिसाइड करना है आपको कौन सा आसान लगता है कि ये संख्यात्मक मान किधर रहेगा और बाकी का जो बेस है जिसका हम लोग संख्यात्मक मान निकालते हैं वो किधर रहेगा। ठीक है, तो संख्यात्मक मान को हम लोग अक्सर ऊर्ध्वाधर ही रखते हैं। तो मान लो यहां पर लिख दो अमृता, ठीक है, फिर है नमिता, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। दीप्ति है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अजय, अमर और नाजिया। ठीक, अब अगर ये एक ग्राफ होता तो और ज्यादा आपको समझ में आता। ठीक है, इसको इसी तरीके से ग्राफ पर भी डिनोट करते हैं। अमृता ने, अब इसको क्या करो कि जैसे इसको हम लोग बराबर दूरी पर काटते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बराबर बराबर दूरी पर ही काटते हैं। और इसको भी स्केल से नाप लो। अगर ग्राफ है तो उसमें कटा रहेगा, 1-1 सेंटीमीटर पर कटा रहता है, नहीं तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1-1 सेंटीमीटर पे ऐसे काट लो। ठीक, अब क्या करो, ये जो नंबर्स दिए हुए 450, 300, 400, 350, इसको इस हिसाब से रखो कि जैसे मान लो अगर हम 100 से 600 तक ले जाते हैं तो सबका उसमें कवर हो जाएगा। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी संख्या भी नहीं रखेंगे, बहुत छोटा भी नहीं रखेंगे कि 1 से लेकर 600 तक गिनते रहे, या फिर 10 से लेकर 60। हम लोग ऐसा मान रखेंगे कि वह कम से कम 8-10 सेंटीमीटर के अंदर आ जाए। ठीक है, तो अगर हम कह देते हैं कि अगर कोई लड़का यहां तक 100 नंबर, इसको 100 नंबर मान लो, एक बराबर यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 अंक, ये हो गया 200, ये 300। ठीक है, तो यहां नंबर बार बार नहीं लिखेंगे, यहां अंक लिख दिया, एक ही जगह लिख दिया अंक या नंबर। ठीक है, तो ये हो गया 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600। ठीक है, 600 से अधिक कोई नहीं पा सकता है क्योंकि 600 अंक है। तो इसको ऐसे ही हम लोग ग्राफ लेकर चले जाएंगे। अगर कहीं संख्या ऊपर बढ़ती रहेगी, बढ़ने लायक रहेगी तो हम लोग बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अमृता ने पाए हैं 450, यानी कि 450 जाहिर सी बात है 500 और 400 के बीच में एक छोटा छोटा बीच में भी काट दो। छोटा का मतलब 50 और बड़े का मतलब 100 ऊपर। ठीक ठीक, अब अमृता ने पाया है 450, यानी कि यहां पर तो ये एक यहां पर बार खड़ा कर दो। ठीक, नमिता ने कितने पाए हैं 300। ठीक है, तो नमिता ने पाए हैं 300, 300 के सीध में यहां पर एक बार खड़ा कर दो। दीप्ति ने कितने पाए हैं, दीप्ति ने पाए हैं 400, 400 के एकदम सीध में यहां पर एक बार खड़ा कर दो। अजय ने पाए हैं 350, यानी 300 से 400 के बीच में 350 यहां पर खड़ा कर दो। जब ग्राफ रहेगा तो ये और ही ज्यादा आपको आसान दिखेगा। अमर ने पाए हैं 500, तो ये 500 यहां पर है, ये एक बार खड़ा कर दिया। और नाजिया ने पाए हैं आपको
ये भी 500 पाई है, तो यहाँ पर भी 500, ठीक है। ये 500 अच्छा नहीं, इसको 550 कर दो, तो 550 अगर यहाँ कर दिया तो ये 550, यहाँ पर 600 से नीचे यहाँ 550, एकदम ये सीध में नाप लेंगे तभी, ठीक है। तो ये होता है दंड आरेख, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आसान है, यानी आंकड़ों को हम लोग जब बार्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो यही हो जाता है दंड आरेख। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये था कि इधर आप नाम लिख लो, अमृता और नमिता, दीप्ति, यहाँ अजय, यहाँ अमर और यहाँ नाजिया, ठीक है। और इधर 100, 200, 300, 400, 500 और 600 तक ले जाओ। इधर अंक लिख लो। अमृता ने कितने पाए हैं? अमृता ने पाए हैं 450, तो अमृता का ऐसे बना दो, ठीक है। इसने पाए हैं लगभग 300, तो नमिता का 300 लेकर चले जाओ। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीका है बनाने का, लेकिन ज्यादा प्रचलन में ये है, इसको हमको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक उदाहरण के द्वारा हम लोग और समझेंगे कि बार ग्राफ्स को, बार डायग्राम्स को हम लोग कैसे बनाते हैं। एक एग्जांपल और समझते हैं दोस्तों। दूसरा उदाहरण है जिसमें एक दुकानदार है, जिसमें लिखा हुआ है एक तरफ दिन, किस दिन उसने कितने कमीजें बेची गई। यहां पर जो कॉलम कटा हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर पर अगर कटा हुआ है, या 1 कॉलम बराबर 5 कमीजें, यानी कि किस दिन वह कितनी कमीजें बेचता है, यह इसमें बार ग्राफ में, बार डायग्राम में यहां पर दिया हुआ है। और इसकी मदद से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है कि किस दिन अधिकतम कमीजें बेची। तो इन तीनों प्रश्नों को आप देख रहे हैं कि यहां पर इसको देखकर आपको इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। किस दिन अधिकतम कमीजें बेची गई, ठीक है। यहां आप ग्राफ से देख सकते हैं कि जो कमीजों की बेची गई संख्या है, जिस दिन जितना ज्यादा होगा, जितना ऊपर जाएगा, उस दिन उतना हमको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा कमीजें उस दिन बेची गई हैं। यानी कि इसकी ऊंचाई डायरेक्ट बताती है कि उतनी कमीजें बेची गई हैं। तो सबसे ज्यादा कमीजें यानी कि सबसे ज्यादा ऊंचा। तो हम लोग देख रहे हैं कि शनिवार को ये जो कमीजों की बेचने की संख्या है वह सबसे ऊंची है, यानी कि सबसे ज्यादा है। तो पहले का उत्तर हो गया शनिवार, ठीक है। दूसरा, किस दिन न्यूनतम कमीजें, यानी कि किस दिन का ग्राफ सबसे कम है, सबसे बार किस दिन का सबसे डाउन है, तो वो है मंगलवार। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा मंगलवार। और तीसरा है कि गुरुवार को कितनी कमीजें बेची गई। तो गुरुवार के दिन यहां पर देखो ये है 60, यानी कि 60 कमीजें। तो इस ग्राफ से हमको 2-3 चीजें समझ में आई। पहली चीज कि जिसका ग्राफ जितना ऊंचा रहेगा उसकी संख्यात्मक मान उतनी ही ज्यादा रहेगी, जिसका जितना नीचे रहेगा और उसकी संख्यात्मक मान उतनी ही ज्यादा। ग्राफ की मदद से हमने प्रश्नों का उत्तर दिया। उसके अलावा पिछले उदाहरण में हम लोगों ने उस सारणी से हम लोगों ने क्या किया था, दंड आरेख बनाया था। तो ये 2 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी उम्मीद है। ग्राफ पर भी ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मिश्रित दंड आरेख क्या होता है, और वो इस वीडियो का आखिरी टॉपिक और इस चैप्टर का भी आखिरी टॉपिक होगा। तो मिश्रित दंड आरेख को समझ लेंगे जरूर। यहां पर आप देखेंगे कि किसी जूनियर हाई स्कूल में शिक्षार्थियों की संख्या का आंकड़ा आपको दिया हुआ है। जैसे कक्षा 6 में 20 बालक हैं, 35 बालिका है और कुल योग 55 है। तो हमको कक्षा 6 में जब प्रदर्शित करना पड़ेगा तो हम बालक भी दिखाएंगे, बालिका भी दिखाएंगे और योग भी दिखाएंगे। यानी कि यहां अगर नीचे हम लोग कक्षा दिखाते हैं, ठीक है, और यहां पर हम बालकों की संख्या दिखाते हैं, ठीक है, यानी कि बालकों यानी शिक्षार्थियों की संख्या, बालकों की संख्या गलत हो जाएगा कहना, शिक्षार्थियों की संख्या, ठीक है।
तो शिक्षार्थी में बालक बालिका योग चूंकि तीनों हमको दिखाना है, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम लोग मिश्रित दंड आरेख का प्रयोग करते हैं, यानी कि मिक्स्ड बार डायग्राम। ठीक है, तो कक्षा 6 यहां पर लिख लो, कक्षा 6 यानी कि 20 लगभग सब 5 का मल्टीपल है, तो हम क्या कर लें 5 का ही बना लो। ठीक है, तो ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, इतने में तो सब अट जाएगा। ठीक ठीक, कक्षा 6 हो गया, ये कक्षा 7 लिख लो और ये कक्षा 8। ठीक, कक्षा 6 में हमको क्या करना है, बालक एक साइड बनाओ, बालक कितने हैं 20, कक्षा 6 में बालक हैं 20, बालिका कितने हैं 35। अब यही से बालिका 35 बना लो यहां से, तो बालक को एक दूसरे कलर से कलर कर दो, बालिका को दूसरे कलर से कर दो, या फिर ऐसे 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 कर दो। और हमारा योग भी दिखाना है, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारा 55 हो गया। तो ये कक्षा 6 में, यानी कि तीनों को 3 डिजाइन हम लोग बना देंगे। ठीक है, बालक बालिका योग। ठीक है, ये बालक हो गया। अब यहां पर कक्षा 7 का भी दिखा दो, कक्षा 7। अच्छा हाँ, एक चीज और दिखा देंगे कि हम लोग इसमें जरूर 2 चीज दिखा देंगे कि 1 सेंटीमीटर या एक कट, या जो 1-1 सेंटीमीटर बना है बराबर 5 शिक्षार्थी। जितने शिक्षार्थी यानी यहां पर 5 हम मान रहे हैं। और दूसरी चीज कि अगर हम 3 ग्राफ यहां पर बना रहे हैं तो तीनों का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे यहां पर अगर हम इसकी बात करें जिसमें सिर्फ ऐसे ऐसे काटा गया, ये बराबर बालक। ठीक है, अगर जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, ऐसे 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 काटा है, बराबर बालिका। ये जरूर हम लोग मेंशन करते रहेंगे। और तीसरा है जिसमें हम लोगों ने ऐसे किया है, बराबर योग। ठीक है, तो इसको आप लोग रंग भी सकते हैं, जैसा कि जैसे भी जो भी डिजाइन उसमें बना सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आप अलग अलग कलर का यूज करें। ठीक है, कक्षा 7 में बालक है 25, तो कक्षा 7 के बालक ये हो गए। बालक को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, बालिका है 20, तो बालिका यहां पर हो गए, इसको हम लोग ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं। और कुल कितने हो गए आपके 45। तो हम देखेंगे कि एक ही चीज में हम लोग एक ही से 3-3 चीजें हम लोग यहां पर दिखा रहे हैं, तो इसको कहते हैं मिश्रित दंड आरेख। ठीक है, कक्षा 8 में आते हैं। कक्षा 8 में 20 बालक, यहां पर हमको मिटाना पड़ जाएगा थोड़ा, 20 बालक 30 बालिका, तो यहां पर हमारी 30 बालिका हो गई। तो बालक ऐसे हो गया, बालिका ऐसे हो गई, और कुल योग हो गया हमारा 50, तो यानी कि यहां पर 50 के सीध में। तो ये है मिश्रित दंड आरेख। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इस उदाहरण के मदद से आप सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक क्लास के हर एक चैप्टर का मैथ्स हम लोग यहां पर पढ़ते रहेंगे, जिससे आपकी मैथ्स स्ट्रांग होती रहेगी। कितनी भी वीक है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आ जाएंगे तो मैथ्स आपकी स्ट्रांग होती रहेगी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में वो चीज़ सजेस्ट करें, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में कुछ नए कंटेंट्स के साथ। तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।